हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज फिर से हम लोग बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 में। अगर इससे पहले भी आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा पहले आप उसको जाके देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों देखिए, आज हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। देखिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आपसे। देखिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ करती है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो कुछ बातों को याद कर लीजिएगा। ये आपके पास क्या होती है, गैस के लिए ओनली होती है, गैस के लिए ओनली हुआ करती है। और दूसरी बात को आप याद रखेंगे, ये प्रॉपर्टी होती है आइसोलेटेड एटम की, आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी होती है। अगर इसको डिफाइन करा जाए तो 1 ग्राम मोल के लिए किया जाता है। अब इसको इस तरह डिफाइन करते हुए जरा ध्यान दीजिएगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये किस स्टेट के लिए है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन गैसियस स्टेट नोन एज आयोनाइजेशन। फिर से मेरी बात को सुनिएगा, हम आपसे क्या कह रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है, देखिएगा ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर के सारे सेल हैं और ये लास्ट वाला ये बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है हम उसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट एनर्जी की जरूरत पड़ा करती है उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर से मैं रिपीट करता हूं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove outermost electron in its gaseous state known as ionization energy। तो किसी भी एलिमेंट, पहली बात तो ये ओनली गैस के लिए होता है, आइसोलेटेड एटम के लिए होता है, तो इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए। बच्चों आइए अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने एटॉमिक रेडियाई पढ़ा था, उसके फैक्टर इफेक्टिंग को पढ़ा था, ऐसे ही हम आयोनाइजेशन एनर्जी की फैक्टर इफेक्टिंग को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों अगर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर इससे पहले वाली वीडियो आप देख लेंगे ये और अच्छे से आपको समझ आएगी। तो बच्चों देखिएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ सेल की बात करते हैं, नंबर ऑफ सेल की बात करते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है बच्चों ना, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ये इनवर्सली होती है नंबर ऑफ सेल। कहने का मतलब ये है जितना ज्यादा सेल होंगे उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो पहली बात आपको समझ में आ जाती है। अब दूसरी बात देखिएगा, ये डायरेक्टली आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ईएनसी। अगर आप बात करें यहाँ पे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल, स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल। ये सब सेल की स्टेबिलिटी की डायरेक्टली होती है सब सेल, ठीक है ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली होती है स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल की, सब सेल। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल की, ये क्या होने वाली है, डायरेक्टली होती है। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, कौन से सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो H2 रखते हैं या P6 रखते हैं या D10 रखते हैं, ये अपने आप में ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। ऐसे लिख देता हूं मैं, ये मोर स्टेबल हुआ करते हैं अपने आप में, ये अपने आप में ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर इनकी बात करी जाए तो ये लीस्ट स्टेबल होगा, ये हमारा लेस स्टेबल होगा अगर इन तीनों की कंपैरिजन की जाए, और ये मोर स्टेबल होगा इन तीनों की अगर बात करी जाए। तो मेरी बात समझिएगा जरा सा, यहाँ पे जिसका H2 कंप्लीट होता है, P6 कंप्लीट होता है या D10 कंप्लीट होता है, वह ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर इन तीनों में कंपैरिजन करी जाए तो बच्चों देखो D10 वाला ज्यादा स्टेबल होता है, H2 वाला कम। अब दूसरी होती है हमारा हाफ फील्ड की, अगर हम बात करें तो हाफ फील्ड में क्या होने वाला, जरा ध्यान दीजिएगा। हाफ फील्ड में ऐसे एलिमेंट जो P3 रखते हैं या D5 रखते हैं, ये अपने अड़ोस पड़ोस से
अपने अड़ोस पड़ोस में ज्यादा स्टेबल होते हैं, पड़ोस में ज्यादा स्टेबल होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं। ऐसे एलिमेंट जो जिनका कॉन्फ़िगरेशन p3 या d5 आता है वह अपने अड़ोस पड़ोस यानी अपने अगल बगल से ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो आइए बच्चों थोड़ा एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है जरा ध्यान दीजिएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी पहली बात तो जानिए, मैंने आपसे ये कह रखा है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन इट्स गैसियस स्टेट। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए मेरे पास कोई एटम ए है गैसियस स्टेट में, हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे ये ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसे हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। और अगर हम फिर से एक प्रोसेस कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे ए के ऊपर आ जाएगा +2 चार्ज और इसे हम लोग बोला करेंगे इस समय आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। हमेशा याद रखेंगे आप, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड ज्यादा बड़ी होती है आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से। समझ में आ रही है बातें आप सबको? मेरे पास कहीं को नाइट्रोजन दिया, एग्जांपल देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p आपके पास क्या होगा 7 होता है ना, तो 4 3 7। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन पे प्लस की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ 1s2 2s2 एंड 2p। अब अगर आप बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, ये हमारे पास हुई आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, ये हमारे पास हुई आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। इस केस में आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड ज्यादा बड़ी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से। बातें समझ में आ जाती है आप सबको? चलिए अगली हमारे पास हेडिंग है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है जरा ध्यान दीजिएगा। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, तो मेरे पास मान लीजिए सपोज करिए कोई एटम ए है, ये गैसियस स्टेट में है बच्चों। अगर ये जा रहा है आपके पास, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, ये जा रहा है आपके पास ए पर पॉजिटिव में गैसियस स्टेट में, ये आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कहलाती है। फिर से इसने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला और ये ए पर +2 चार्ज में गया, अब ये आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड कहलाएगी। फिर से इसने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तब क्या होगा बेटा, यहाँ पे ए पर +3 चार्ज आ जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड होगी। फिर से इसी काम को इसने किया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा ए पे +4 चार्ज आ जाएगा और इसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी 4। अब हमेशा याद रखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 4 हमेशा बड़ी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड से, और ये बड़ी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड से, और ये बड़ी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से। इस बात को आप हमेशा याद रख लीजिए। कोई ए है, एटम ए है, सपोज करिए एटम ए है और ये आपके पास ए से ए पर पॉजिटिव में जा रहा है, या मैं यूं कहता हूं 2 पॉजिटिव में जा रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा जब इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी निकालेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एटम दूसरा है, ए से आपके पास ए पर +3 में जा रहा है, गैस स्टेट में होता है तो गैसेस में, ठीक है, ए से +3 में, यानी कि हम ये कहना चाहते हैं यहाँ पे +3 में है, तो यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, सॉरी यहाँ पे आपके पास सेकेंड होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने आपसे क्या है फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम और 130 एंड 470 किलोजूल पर मोल। Amount of energy required to convert 4.2 ग्राम मैग्नीशियम इन आपके पास मैग्नीशियम इनटू मैग्नीशियम। तो बच्चों बस बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। तो
देखो बच्चों, ये मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम से कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीशियम पे +2 चार्ज में, और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी अगर बात करी जाए तो ये आपके पास 130 + 470, आपके पास कितना हो गया 10 के 0 600 किलो जूल पर मोल। बस हो गई साहब, जरा ध्यान दो। अब आपके पास देखिएगा 24 ग्राम से कितना हो रहा है 600 हो रहा है किलो जूल हो रहा है, तो 2.4 से कितना होगा, क्या नहीं सॉल्व कर पाइएगा क्या? तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 600 × 2.4/24। तो देखिए ये डेसिमल को हटाने के लिए, डेसिमल को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये गया 24 से 24 गया, 10 से 10 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 60 किलो जूल पर मोल। तो बच्चों आप इस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट को ट्रिपिकल एलिमेंट भी बोला जाता है। सेकंड और थर्ड पीरियड के ट्रिपिकल एलिमेंट अपने राइट साइड में कुछ एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी को शो करते हैं, इसी को हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। एक्चुअली में हुआ क्या, एक बार मैं ऐसे बाहर जा रहा था तो वहां पे कुछ बच्चे भीख मांग रहे थे, तो कहे ला बेबी, मेरे मुंह से निकला मांग अल्लाह से। तो आप ऐसे ट्रिक याद कर लेंगे, ला बेबी मांग अल्लाह से। तो ये होते एक दूसरे से डायगोनल रिलेशनशिप को शो करते हैं। एज आपके पास पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कौन सा डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा। तो देखिए बच्चों, ये डायगोनल रिलेशनशिप के बाद हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है। बच्चों देखो, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करें या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बात करें, तब जब कोई बॉन्ड बनता है, कोई बॉन्ड बनता है तो एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जिस पे पॉजिटिव चार्ज बनता है उसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं, जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है वह इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाता है। जब आप टॉप से बॉटम जाओगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घटता है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर यस कैरेक्टर के भी डायरेक्टली होता है, जितना ज़्यादा यस कैरेक्टर होगा उतना इलेक्ट्रो